अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके मिल्लत टाउन में। एक बार फिर से मंजर-ए-आम की टीम आवाज़ बनने जा रही है। माजी में हमने एक प्रोग्राम किया था कायदाबाद में, जहां पर कच्चे के डाकू यहाँ के लड़के को बहाने से बुलवाया, लड़की की आवाज़ में वहाँ बुलवा के उसको जिस तरह हनी ट्रैप जो किया था, एक बार फिर से कराची में एक वाक़या रोनमा हुआ है। ये वो घर है जहाँ पे वो लड़का रहता था और लड़की के थ्रू ये जो गैंग होता है ना, ये इन लोगों ने अपने साथ पूरा गिरोह रखा होता है और लड़कियों के तहत ये इस तरह के काम करते हैं। आपने कुछ वीडियो सोशल मीडिया में देखी होंगी, बसेस के अंदर पुलिस वाले ऐलानात कर रहे हैं कि खुदारा अगर आप लोग किसी लड़की के चक्कर में यहाँ पर आए तो अभी फ़ौरन वापस अपने शहर चले आएँ। पता नहीं जितने हमारे यंगस्टर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। माँ रो रो के उसका बुरा हाल हुआ है। जाहिर है वो माँ जिसने 9 माह कोख से जन्म दिया, वो कैसे अपने बेटे को याद नहीं करेगी। और बड़ा बेटा जो पूरा घर चलाता था। अभी मुझे एक और चीज़ पता चली कि हाल ही में 2-3 दिन पहले एक उसकी पूरी वीडियो नाज़ेबा वीडियोस की भेजी है और डायरेक्ट माँ के नंबर पर भेजी है। मैं आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि कच्चे की अगर बात की जाए, आप तो कहते हैं कि ऑपरेशंस कर दिए। जब रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज जब निगरां वज़ीर दाखिला सिंध थे तो उन्होंने एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया था और यकीन दहानी कराई थी कि वहाँ पर जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि इक़्तिदार उनके पास से चला गया। लेकिन जो दूसरे हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं उनको चाहिए कि इस पर नज़रसानी करें, क्योंकि ये मामलात बढ़ते हुए जा रहे हैं कराची के अंदर। अब अंदर जाऊँगा मैं घर के अंदर, उनसे बात करूँगा। और इस टाइम मुझे ज्वाइन किया है समाजी रहनुमा सलीम साहब ने, उनसे बात करेंगे क्योंकि उनकी बड़ी गहरी नज़र है इस पूरे केस पे। अल-फलाह थाने में एफआईआर भी लॉन्च कर दी गई है, लेकिन पुलिस अभी तक उन तक पहुंचने में नाकाम रही। आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम आवाज़ बनने आई उस लड़के की जिसको हनी ट्रैप करने के बाद कच्चे के डाकू अपने पास लेके चले गए। गोटकी के करीब कच्चे का इलाका वहाँ पर ये पड़ता है। आइए सलीम साहब से बात करते हैं। सलीम साहब इस पूरे केस को देख रहे हैं, उनको खुशामदीद करते हैं। पहले सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलीम साहब, इतने केसेस हो गए हैं हमारे सूबे सिंध के अंदर कि ये जो कच्चे के जो डाकू हैं, ये हमारे जो कानून नाफिज करता जो इदारे हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर है कि अभी तक इन लोगों को ख़त्म नहीं किया। ऐसा नहीं है, अगर ये चाहें तो कर सकते हैं, मगर ये एक्शन लेते ही नहीं है। अब गरीब लोग सारे जितने भी हैं और वो फंसे हुए हैं और वो मजबूर हुए हैं अपने इसमें। अब ज़ाहिरी बात है, अगर वो एक्शन लें, जाके मामलात को देखें करें, तो हम भी जो अपना जज्बा उनको दिखा सकते हैं कि भाई हम भी साथ जाने को तैयार हैं। कुछ भी है वहाँ जाएंगे, कुछ मामलात करेंगे तो गरीब वहाँ का बेटा आ जाएगा। माजी में इतने केसेस रोनुमा हुए और मैंने तो प्रोग्राम्स भी किए इसके ऊपर, लेकिन अभी तक का कोई हासिल असूल नहीं है। तो कुछ भी नहीं हुआ। एफआईआर मुझे पता चला कि जो काटी है उसके बाद जो है मामला अभी तक एफआईआर भी बड़ी मुश्किल से काटी गई, क्या करवाई गई है। देख लें, यह है हाल हमारे इदारों का। एफआईआर भी बड़ी मुश्किल से सोर्स लगाने के बाद जो है वो काटी गई है। ये जो पुलिस स्टेशंस बनाए होते हैं, फिर ऐसा है कि अवाम फिर खुद ही फैसला कर ले जब इनको पुलिस स्टेशन से इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल तो ये बनता है, जो हमारे सरबरा हैं, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको चाहिए कि सख्त एक्शन लें और वहाँ पे एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए सिंध रेंजर्स के साथ। उसके बाद जाके शायद ये मामला थम से जाएंगे। अगर हमारी तमाम फोर्सेज ये एक्शन लेती हैं तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, और आवाम भी जज्बा करेगी उसमें। फिर अब जब वो फोर्स ही नहीं आगे बढ़ेगी तो आवाम कहाँ से आगे जाएगी। अच्छा सलीम साहब, एक बात मुझे बताएं कि कुछ वीडियोस मेरी नज़र से भी गुजरी, आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, नाज़रीन आपकी नज़र से भी वो वीडियोस गुजरी होंगी, जिसके अंदर ऐलानात किए जा रहे हैं पुलिस की जानिब से बस के अंदर चढ़ के कि अगर कोई लड़की के चक्कर में यहाँ पर आया तो वो वापस अपने घर चले आए, वरना वो हनी ट्रैप का शिकार हो जाएगा। उनको ये सब कुछ मालूम है तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे। आर्मी है, फोर्स है, पूरी हमारी एजेंसियाँ हैं, वो सबको ले जाके ले सकती हैं एक्शन, क्यों नहीं कर रही हैं। अच्छा ये बताएं मुझे, ये मालूम है कि ये यहाँ पे हो रहा है मगर कर नहीं रहे कुछ भी। लेकिन माजी में जिस तरह मैंने बताया कि निगरां वज़ीर दाखिला सिंध जो थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ग्रैंड ऑपरेशन किया था उन्होंने। आईजी साहब के साथ पहले जाके खुद विजिट किया उस जगह का, लेकिन उसके बाद मामला थम से गया। हम समझ रहे थे शायद ये मामला रुक से जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। जितने भी हमारे आर्मी है, फोर्स है, बस गए ख़त्म, उसके बाद दोबारा वही काम शुरू हो गया।
अच्छा, थोड़ा सा इस स्टोरी के बारे में बताएं कि जिस तरह अभी ऑफ द कैमरा मुझे बता रहे थे कि लड़की है जो हनी ट्रैप करती है, आप बुलवाती है, उनके हवाले कर देती है, उसको हिस्सा मिलता है। ज़रा जब पैसे आते होंगे तो हिस्सा तो मिलता होगा। ऐसे ही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जब बुलाया जाता है, बिल्कुल उनकी आवाज़ में बुलाया जाता है, उनको बरगलाया जाता है, और बुरगलाने के बाद जो है उसको वो फिर अपने तरीके से जो है ना सब्ज़ बागात दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनके शिकंजे में आ जाते हैं। फिर बस आगे उनको उनका हिस्सा मिल जाता है, वो गरीब मारा जाता है। कितने पैसे मांगे इनसे? इस वक्त तावान में 2 करोड़, अच्छा, 2 आईफोन, ओके, 2 राडो गाड़ियाँ, और गरीब जो है दर बदर है। ये तो शायद अपना घर भी बेचेंगे तो ये पूरा नहीं कर सकते। घर किराए का है। अच्छा, घर किराए का है? घर किराए का है। वालदा बेवा है, 2 भाई हैं, 1800 रुपये कमाते हैं। अब ये सोचें आपके माँ रो रो के दुआइयाँ दे रही है, वो सिर्फ जो देख रही है ना अपने इदारों की जानिब, उसको पता है कि अब इंसाफ अगर मिलेगा अल्लाह के बाद तो इदारों से मिलेगा। ख़ुद तो ये लोग अभी मुझे पता चला अभी तक इनकी आवाज़ उठाई नहीं गई है, और जो जेडीसी के जो सरबराह हैं ज़फ़र अब्बास साहब, उन्होंने भी उस वीडियो के हवाले से उन तक भी पहुंची, वो भी आवाज़ बने। लेकिन आवाज़ बनने से कुछ नहीं होगा जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, अमल दरामद नहीं हो। जब तक अमल दरामद नहीं करेंगे इस तरह के और केसेस रोनुमा होते रहेंगे। कराची एक बड़ा शहर है, मैं तो स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मैं अपने लड़कों से ही कहूँगा कि अगर कोई लड़की आपको कॉल करती है और वो आपको वहाँ पर बुलवा रही है, मैं हैरान हूँ कि आप लोगों को इतना सेंस नहीं है कि कच्चे के जो डाकू हैं, सोशल मीडिया आजकल हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है। क्या आप लोगों को नहीं पता कि वहाँ बुलवाएंगे और आप लोगों को फिर कैद काटनी पड़ेगी? मैंने वो वीडियोस देखी, और वो वीडियोस अभी डबल विंडो पे आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन हम लोग अब वो बिलर करके चला सकते हैं, वो वीडियोस दिखाने के काबिल नहीं। मैंने तो वो ओरिजिनल वीडियोस देख ली हैं, नाज़ेबा वीडियोस, उसको बिल्कुल बरहना हालत में उसको रखा हुआ है अपने पास, और वो टॉर्चर कर करके ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। पहले वीडियो उन्होंने बनाई तो ऐसे ही है ना, पहले वीडियो बनाई उन्होंने कपड़ों के साथ, जॉब का भी धांसा देते हैं, जॉब भी वो जॉब कराएंगे। ये थोड़ा वीडियोस का मुझे बताया, पहले कपड़ों के साथ वीडियो बनाई, बिल्कुल आज से सब एंड तक गए। बिल्कुल उनको जो है उनको टॉर्चर किया, फिर उनके पुराना जो है कपड़े उतार के वीडियो बनाई गई हैं जो कि ना देखने के काबिल है। अच्छा सलीम साहब, आप क्या समझते हैं? मुझे ज़ाहिर आप भी आखिरी हल जो है उनकी वालदा कह रही हैं कि मैं तो प्रेस क्लब पे जाके अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। बिल्कुल, जब रास्ता कोई नज़र नहीं आएगा तो फिर जो सहाफ़ियों का घर है प्रेस क्लब, तो वहाँ वहीं जाएंगी जब आवाज़ बनने के लिए, जब इनको पता है कि अभी तक इनकी आवाज़, जबकि सोशल मीडिया पे वो वीडियोस मिलियंस में, जो वीडियो मेरी नज़र से भी गुजरी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 3 महीने का वक्त गुजर चुका है, अभी तक हमारे इदारों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इससे पहले कि देर हो जाए, वो कुछ और कर जाए उसके साथ, तो मेरे ख्याल से फिर सर पकड़ के बैठने से बेहतर है कि अभी कुछ एक्शन ले लें। सलीम साहब, मुझे ये बताइए, जो कच्चे के जो डाकू हैं, ये क्या आपके तजुर्बा क्या कहते हैं, इनको क्या ट्रेनिंग्स दी जाती है, किस तरह करते हैं ये लोग? भाई कुछ भी करते हैं, हमारे जैसे इंसान ही हैं। अगर हम सब मिल के कुछ करें तो भी हो सकता है, लेकिन फोर्सेस तो आगे बढ़े पहले। हम अकेले तो हम आप नहीं जा सकते ना, उनका काम ही यही है। उनको रखा किस लिए गया है? एजेंसियाँ हैं, फोर्सेस हैं, वो सब जाएँ, उनके पीछे हम भी हैं। फिर जब वही नहीं आगे कदम उठाएंगे तो मैं और आप क्या कर लेंगे? फिर तो उठा सकते हैं। फिर एक ही रास्ता नज़र आता है नाज़रीन, और वो रास्ता है, पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनरल आसिम मुनीर साहब को कि वो माशाल्लाह से तमाम डिफेंस फोर्सेस के चीफ बन चुके हैं। आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस इस पाकिस्तानी कौम की जानिब से। उसके बाद जब इंसाफ नहीं मिलता ना आपकी ऑपरेशनल पुलिस से या आपको दीगर अपनी एजेंसी से, तो फिर जो नज़र जाती है ना आवाम की, वो जाती है हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ, जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ, कि सर आप ही कुछ कर सकते हैं, शायद आप बेड़ा उठाएं तो उन तक पहुंचा जा सकता है। सलीम साहब, ये जो मैंने बात कही है, और ऐसे यही रास्ता नजर आ रहा है अभी, आखिरी यही रास्ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से चलते हैं घर के अंदर, उनका छोटा भाई भी है। बस ये 2 भाई हैं। अच्छा, आ जाए इधर, आ जाए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आपके बड़े भाई हैं? इधर आ जाए। जी मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं, क्या नाम है उनका? जुनैद। जुनैद नाम है जी। और जुनैद कितने महीने हो गए इसको लापता है? वो 1.5 महीना हो गया आज। 1.5 महीने जी जी। जब वो यहाँ से जा रहा था कच्चे के इलाके में, क्या उसने आपको, वालिदा को, किसी को बताया? हमें तो यही घर से बोल कर गए थे कि मैं जा रहा हूँ, जहाँ जॉब करता हूँ ना उनके साथ घूमने जा रहा हूँ हैदराबाद। सही, हमें यही बोल के गए थे घर से। और नौकरी क्या करते थे? पिज़्ज़ा शॉप में, शमा सेंटर पे पिज़्ज़ा शॉप है, वहाँ पर काम करते थे, 1200 रुपये दिहाड़ी पे।
और जब जाने लगे आखिरी अल्फाज उनके क्या थे? उनके यही थे कि मैं अम्मी मैं जा रहा हूँ, 2 दिन में मैं आ जाऊँगा, परेशान नहीं होइएगा। कुछ बताकर नहीं गया किस काम से, बस यही बोला कि ऑफिस के काम से जा रहा नहीं नहीं, यही बोल के गए मैं घूमने जा रहा हूँ हैदराबाद। हूँ। आप कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं, 3 भाई 1 बहन। और जो आपका भाई है वो सबसे बड़ा था? जी सबसे बड़े, बहन के बाद भाई हैं, बहन सबसे बड़ी, उनके बाद ये भाई थे मेरे। मुझे ये बताओ, अभी वालदा से तो मैं मिलूंगा, वालदा की तबीयत कैसी है अभी? वालदा की बहुत बुरी हालत है, सदमे में। सही है, 3 दिन हॉस्पिटल भी रहकर आएंगी मेरी वालदा। ओके। उनकी बहुत बुरी हालत है, वो यही कह रही है अगर ये नहीं आया तो कुछ दिन तक तो मैं मर जाऊंगी। मुझे ये बताएं कि अभी तक कौन कौन से इदारों के आपने दरवाजे खटखटाए? जी सर, हमने आईजी साहब को दरख्वास्त दी है। अच्छा। उसके अलावा ABCC में दरख्वास्त दी है। अच्छा। सही है, CPLC में दरख्वास्त दी है। सही है। ABCC में किसके नाम पर दी? ABCC में हमने दी है, वहाँ पर जो इनका केस है ना, वो रिजवान साहब देख रहे हैं। अच्छा। आईओ रिजवान साहब हैं। सही। तो अभी जो SSP बने ABCC कराची के, उनसे आपकी मुलाकात हुई? आसिफ रजा साहब से हुई है। अच्छा। वो भी यही बोल रहे हैं, वो यही बोलते हैं कि 70 किलोमीटर तक दरिया है। हाँ हाँ। सही है, वो बोल रहे हैं 70 किलोमीटर का दरिया है, हम कैसे जाएं? जब ये नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा सर? हम लोग तो जा नहीं सकते। सही है, हम आवाम कहाँ से जाएं? जब हमारी पुलिस ये बोल रही है तो हम लोग क्या करें? अब बताएं, हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहा इस टाइम। अच्छा, उन्होंने साफ कह दिया कि आगे जाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, वो बोल रहे हैं बहुत मुश्किल है आगे जाना, हम लोग लगे हुए हैं, हो जाएगा। 1.5 महीने से हमें यही बोलने हो जाएगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अल्लाह ना करे अगर हमारे भाई को मार के उसकी लाश भेज देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत लेगी क्या? बताएं आप, कौन लेगा? आप क्या लगते हैं इनके? मैं कुछ भी नहीं लगता, मोहल्लेदार हूँ। अच्छा जी। क्या कहना चाहेंगे ये जो वाकया हुआ है, और अफसोसनाक वाकया? मैंने तो माजी में भी इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था कायदाबाद के इलाके में, उधर भी एक हमारा जवां साल लड़का जो इसी तरीके से हनी ट्रैप का शिकार हो गया था। तो क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगा इस बारे में, आप कह रहे हैं हमारी फ़ौज हमारी पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, मैं बाय रोड जाता हूँ इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी वगैरह, तो हमें मतलब जमा कर दिया जाता है एक जगह पे कश्मीर के इलाके में। 1 घंटे बाद वहाँ से निकलेंगे, इकट्ठी गाड़ियाँ निकलती हैं, करने वाले उस वक्त भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी फ़ौज करना चाहे बहुत कुछ कर सकती है, पुलिस बहुत कुछ कर सकती है, मगर मेरे देखने में इस वक्त हमारी पुलिस हमारी फ़ौज थाल में डाल के उनको दे रही है। आप सोचें, एक गाड़ी को रोका जाता है, उसके साथ पीछे 100 गाड़ियाँ, 1 घंटे में मोटरवे के ऊपर कितनी गाड़ियाँ जमा हो जाती होंगी। आने वाली तरफ, जाने वाली तरफ, कश्मीर का इलाका जितना भी है वहाँ जमा करके गाड़ियों को निकाला जाता है। फायरिंग होती है, कुछ भी होता है, पुलिस वाले भाग जाते हैं। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा, जिस दिन वो आए ऊपर उन्होंने फायरिंग की, लोगों को भी ले गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। वो क्यों हुआ? एक सवालिया निशान है। आपने बिल्कुल, आपने ये बात बहुत अच्छी की है। मेरा भी हाल ही में नाज़रीन जाना हुआ, एक ISPR का प्रोजेक्ट था, उनकी रिकॉर्डिंग्स में मैं गया हुआ था। मेरे टीम का जो एक मेंबर था फरहान ने मुझे कहा कि अमजद भाई यहाँ पे अगर हो सके तो मोटरवे पुलिस से हेल्प ले लें, क्योंकि आगे कच्चे का इलाका शुरू हो रहा है कश्मीर। तो अच्छा, मुझे ज़ाहिर है मैं बाय रोड बहुत कम जाता हूँ, तो मैंने कहा ऐसा है क्या? कह रहा है बिल्कुल ऐसा है। तो मुझे याद है कि हमने वहाँ पे पुलिस की गाड़ी कुछ किलोमीटर के फासले के लिए हमने अपने साथ रखी थी, ताकि हम लोग बाहिफाजत हम वो रास्ता क्रॉस कर लें। इतना खौफ है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हमारी पुलिस है, जो हमारी दीगर जो हमारे जो इदारे जो काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? जबकि हमारी जो फोर्सेस हैं वो बड़ी ताकतवर, उनकी ट्रेनिंग्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। उस माँ की फरियाद उन इदारों तक पहुँचाते हैं, स्पेशली IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, क्योंकि वो पूरे सूबे के सरपरस्ते आले हैं। IG साहब, आपकी तो खुद रिटायरमेंट का वक्त बिल्कुल करीब है, चंद दिन रह गए, जाते आते ये काम कर दें, कितनी माओं की दुआएं आपको साथ लग जाएंगी। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जुनैद के घर के अंदर, और जुनैद की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। वो माँ मौजूद है जिन्होंने 9 माह पेट में रखा और दुनिया में उसको लेकर आई। माँ के ख्वाब होते हैं कि मेरा बच्चा जब बड़ा होगा मैं सेहरा सजाऊंगी, बड़े ख्वाब होते हैं स्पेशली माँ और बाप का। लेकिन उस माँ को पता ही नहीं था, मैं जिस शहर में मैं रहती हूँ वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता। अफसोस की बात है, इतने दिन गुजर गए, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं। आज स्पेशली आज मंजर आम की टीम यहाँ पर आई है। जब इन्होंने हमसे रब्ता किया, हम क्यों ना इनकी आवाज़ बने, क्योंकि माजी में भी हम एक ऐसे ही माँ के बेटे की आवाज़ बने थे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद आज ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मकसद जो हमारा है आज यहाँ पे आने का पूरा हो जाए। शायद किसी इदारे को ख्याल आ जाए, शायद कोई इदारा एक्शन लेने में कामयाब हो जाए।
मैं दरख्वास्त करता हूँ डीजी रेंजर्स सिंध से और उसके साथ साथ आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से, क्योंकि रेंजर्स के बगैर ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। आपको पता है कि हमारी रेंजर्स की ट्रेनिंग ऐसी होती है। मैंने लियारी की जिस तरह बात की, वहाँ पे बड़ा अहम किरदार था रेंजर्स का, पुलिस का भी था, लेकिन रेंजर्स का किरदार ज़्यादा था। तो रेंजर्स अगर वहाँ पर जाए और दीगर जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, तो मेरा ख्याल से ये जो कच्चे के जो डाकू, हम जो कितने सालों से ये नाम जो सुनते हुए आ रहे हैं ना, शायद ये नाम ख़त्म हो जाए। आइए मैं खुशामदीद करता हूँ उस दुखी माँ के साथ मैं बैठा हूँ जो दिन रात तकती है वो दरवाज़ा जहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ, कि शायद जब दरवाज़ा खटखटाते हैं कोई, मेरा बेटा जुनेद आ गया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जुनेद ऐसे लोगों के दरमियान मौजूद है जो 2 या 4 दिन बाद नई नई वीडियोस बनाकर माँ को भेजते हैं। और शर्म का मुकाम यह है कि माँ के नंबर पर नाजेबा वीडियोस, अस्तगफिरुल्लाह, वो माँ किस तरह बर्दाश्त करेगी? वो उसकी तड़प तो और बढ़ जाएगी, वो तो और गुस्से में आ जाएगी, वो तो और तैश में आ जाएगी। वो शायद ये भी सोचती होंगी कि मैं इस सूबे में क्यों पैदा हो गई, मुझे नहीं पता था कि सूबे में मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। आइए मैं खुशामदीद करता हूँ माँ जी को। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी मुझे ये बताएं कि 1.5-2 महीने का वक्त गुजर चुका है और आपने तकरीबन तमाम जगहों के दरवाजे आपने खटखटा दिए और आप बिल्कुल बेबस होकर बैठ गई हैं, क्या कहना चाहेंगी? हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। मैं वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और क्या नाम है आर्मी चीफ से अपील करती हूँ कि मेरा बच्चा जो है मेरे तक पहुँचाया जाए। एक माँ रो के फरियाद करती है कि मेरा बच्चा मुझे मिलना चाहिए, जिंदा सलामत अपने हाथों पैरों की सलामती के साथ मुझे अपना बच्चा चाहिए। मुझे अपना बच्चा चाहिए, मेरा जुनैद मुझे चाहिए। बस मैं उनसे अपील करती हूँ, एक बेवा माँ फरियाद करती रोकर, बस मेरा जुनैद मुझे दे दे। देख लें इस माँ की तड़प, ये इस माँ के जो आंसू है ना, रोज़े महशर ये पूछेंगे कि मैं तो इंसाफ के लिए निकली थी, मैं तो इंसाफ मांगने निकली थी उन लोगों से जिनको खुदा ने मनसब दिया, लेकिन उन इदारों की जानिब से इंसाफ नहीं मिल पा रहा। 1.5 महीना हो गया, मेरा बच्चा मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखों के सामने सामने फिर रहा है, मुझे आवाज उसकी आंखों में कानों में सुनाई दे रही है, मुझे नहीं पता लग रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। ये इंसाफ करें आप, अल्लाह के वास्ते इंसाफ करें माँ के साथ। समझ से बाला तारे नाज़रीन, इस शहर में कभी डंपर तले कुचले जाते हैं शहरी, कभी गटर के अंदर बच्चे गिर जाते हैं, कभी इसी तरीके से जिस तरह का बेटा जुनैद हनी ट्रैप हो गया। तो ये जो मामलात हो रहे हैं, कभी मैं आवाज़ बन रहा होता हूँ नाले में बच्चा गिर गया, कभी डंपर तले कोई बच्चा आ गया। क्या माएँ इस दिन के लिए बच्चों को पैदा करती हैं? वो कितनी मेहनत की होगी जुनैद के ऊपर, 30 साल का जो अरसा होता है ना, कम नहीं होता। मैं ये प्रोग्राम इतने दुखी दिल के साथ कर रहा हूँ ना, मैं बर्दाश्त करके कर रहा हूँ। यकीन करें कि इस माँ की तड़प, ये मैं क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, शायद कैमरे के अंदर वो टेक्नोलॉजी होती ना, तो शायद वो तड़प इनकी मैं आपको दिखाता जो मैं यहाँ पर बैठकर मैं फील कर रहा हूँ। सलीम साहब, आप यकीन करें मैं इस घर के अंदर मौजूद हूँ और ये घर बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। हर शख्स का ना अपनी इंपॉर्टेंस होती है, हर शख्स की एक अपनी अहमियत होती है। और जब से मैं आया, देखिए ये माँ जो है रो रो के उसका बुरा हाल हुआ है। बस अल्लाह ताला हम इस गम में शरीक हैं, अल्लाह ताला इनकी दिली मुरादें पूरी करे। और हमारे वज़ीर आज़म साहब राना मुनीर साहब, उनसे दरख्वास्त है कि वो जितने नेक हैं ना, उस हिसाब से ये काम कर दे वो, क्योंकि ये माँ मर जाएगी इस तरह। हमारा ख़ुद का दिल परेशान है कि इस माँ की फरियाद किस तरह नहीं हम बात कर सकते, मजबूर है। बिल्कुल, आप भी माशाल्लाह साहिब औलाद है, आपकी आंखें भी नम है और बिल्कुल जो सख्त दिल भी होगा ना, इस माँ की तड़प देके रो उठेगा वो। हम लोग
उस मुल्क में रहते हैं हम लोग, जिस तरह मैंने पहले कहा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, कभी हम गटर की बातें कर रहे होते हैं, नाले में बच्चा गिर के जहाँ बाग हो गया, कभी डंपर तले आके जहाँ बाग हो गया, कभी टैंकर तले आके जहाँ बाग हो गया, कभी कच्चे के डाकू उठाकर ले गए। तो क्या ये सिस्टम इस तरह ही चलता रहेगा? बस गरीब के लिए ये मुल्क रह गया और गरीब इसी तरह तबाह हो जाएगा इस मुल्क के अंदर। अमीर के लिए रह गया, अमीर के लिए अमीर जो है हाँ। वो कामयाब है। ऐसे ही बिल्कुल। और बस अल्लाह ताला इस माँ की फरियाद को सुन ले। और राना मुनीर साहब के लिए दरख्वास्त है कि अगर वो इस दरवाज़े पे आ जाए ना तो हम भी कदम उठाएं। सब कितने लोग उनके साथ मिलके जाने को तैयार हैं, अगर वो आए तो सही। माँ से थोड़ी सी बात करते हैं। माँ जी मुझे ये बताएं कि थोड़ी सी बात जुनैद की भी करते हैं, ताकि आपके देखें ये ज़ख़म तो हम नहीं भर सकते, लेकिन मुझे ये बताएं कि थोड़ा हम भी चाह रहे हैं आपको रिलैक्स करके जाएं। अब ये इमोशनल सीन्स तो क्रिएट होते रहेंगे, ज़ाहिर है ये टॉपिक ही ऐसा है। जुनैद की कौन सी ऐसी बात है जो आपको याद आती है? मुझसे प्यार करता था, मुझे कहता था अम्मी मैं आ जाऊंगा, हफ्ते इतवार की शाम को आ जाऊंगा, फिक्र नहीं करें, परेशान नहीं हो। मैं दरवाजे तक फिर गई हूँ वापस, मुझे मुड़ के देखा उसने, अम्मी को दुआ करो मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। मुझे क्या पता था मेरे बच्चे ने नहीं आना। आखिरी अल्फाज क्या थे जुनैद के जब घर से निकल रहा था? मैं आ जाऊंगा, परेशान ना हो, मैं आ जाऊंगा, फिक्र नहीं करो, मुझे प्यार करके गया है। मुसलसल माँ की तड़प आप देख रहे हैं। सलीम साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और अगर मैं भी यहाँ पे रोना शुरू हो जाऊँगा तो शायद ये प्रोग्राम कौन करेगा। तो मुझे भी बड़ा मजबूत दिल के साथ बात करनी पड़ रही है, अपने इदारों को बताना पड़ रहा है कि खुदारा आप लोग इस तरफ भी आएँ और इस माँ की फरियाद बने। ये जो भाई यहाँ पे मौजूद है ना, इनकी फरियाद बने। ये मैं आपको ये डबल विंडो पे अभी वीडियो आप देख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये देखें, मुझे अपनी रियासत में लिया हुआ है, 2 करोड़ रुपए उनको देने, और वो बोल रहे हैं राडो गाड़ी और मोबाइल जो है ना ये दे के मेरी जान छोड़ेंगे, वरना जान से मार देंगे। मुझे बचा लें प्लीज़, मेरी जान बचा लें, इनको पैसे दे दें तो मुझे ये जान से मार देंगे, प्लीज़ मेरी जान बचा लें, मार देंगे मुझे, इनको पैसे देके मेरी जान बचा लें प्लीज़। ये वीडियो चलती रहेगी और मुख्तलिफ वीडियोस भी हैं जो आप लोग देख रहे होंगे डबल विंडो पे। अब वो वहाँ पे सिर्फ फरियाद कर रहे हैं कि मुझे बचा लें। शायद इस माँ के पास 2 करोड़ होना तो 2 के ये 4 करोड़ देने को तैयार हो जाए, लेकिन गरीब जो है खुद ये किराए के घर में यहाँ पे रहते हैं। ये 2 करोड़ रुपए, 2 राडो की घड़ियाँ और फरमाइशें तो सुने आप ज़रा, 2 आईफोन लेटेस्ट मॉडल के, ये कहाँ से दें? ये तो एक आईफोन लेकर नहीं दे सकते, क्योंकि मैं अभी जिस तरह के घर का मैं एटमॉस्फेयर देख रहा हूँ, माहौल देख रहा हूँ, तो ये एक सवालिया निशान है। बस मैं यही कहूँगा कि अगर आज हमने बेड़ा नहीं उठाया ना, और मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी फोर्सेस से, तो शायद इस तरह के पता नहीं कितने जुनैद ऐसे लोगों के भीड़ चढ़ जाएंगे। यहाँ पे एक और भाई मौजूद है, उनसे भी हम लोग बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप कौन से नंबर पे हैं भाई? मैं सेकंड पे। सेकंड नंबर पे आप। मुझे ये बताएं, जाते हुए भाई ने आपसे क्या, उसके वर्ड्स से क्या, अल्फाज से क्या कहा उसने जाते हुए आपको? यही कहा था कि मैं जो है घूमने जा रहा हूँ, 2 दिन में, हफ्ता इतवार को मैं आ जाऊँगा, और यही बोल के गया। आपने पूछा नहीं कहाँ पे घूमने जा रहे हो? ये बोल गया दोस्तों के साथ जा रहा हूँ हैदराबाद घूमने, जहाँ काम करते हैं ना वहाँ जा रहा हूँ उनके साथ। भाई से कितनी अटैचमेंट थी, कितनी मोहब्बत थी? भाई से बहुत मोहब्बत थी, बड़ा भाई था हमारा, बाप की जगह होता है बड़ा भाई, तो बहुत मोहब्बत थी हमें। तो क्या कहना चाहोगे जो हमारे इस टाइम इदारे, स्पेशली मैं इदारों को मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ बार बार क्योंकि ज़ाहिर एक्शन उन लोगों ने लेना है, क्या मैसेज दोगे उनको? यही मैसेज दूंगा मैं कि आर्मी चीफ साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, कि हमारे भाई को बाजियाब करवाया जाए जल्द से जल्द। बिल्कुल जी, और ज़ाहिर है अभी तो ये दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि इनके भाई को जो है वो बाजियाब कराया जाए। सलीम साहब मुझे ये बताएं कि FIR जो लॉन्च की थी वो आपने खुद जाके करवाई थी? नहीं, हमारे साथी गए थे। अच्छा, और उन्होंने फिर करवाई थी। अच्छा, वो साथी कौन है आपके यहाँ पे मौजूद हैं अभी? जी हाँ, चौधरी। अच्छा, ये खड़े हुए, चलिए उनसे भी मैं बात करता हूँ और बिल्कुल उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं FIR लॉन्च की। लेकिन अफसोस इस बात का है, इतना बड़ा सानिया हो गया, जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो मुझे सलीम साहब ने बताया FIR लॉन्च नहीं कर रहे थे, बड़ी सोर्स लगाने के बाद FIR लॉन्च की गई है। ये जो
इलाके के जो पुलिस स्टेशन होते हैं, हर इलाके में पुलिस स्टेशन है जो उसकी निगरानी करता है, और जो इलाके का जो SHO होता है ना, वो इलाके का सरपरस्त आला होता है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद को खड़ा हो जाए। तो इन्होंने मुझे ये बताया कि FIR नहीं काट रहे थे। ये भी एक सवालिया निशान है। हम बात तो करते हैं कि हमारे पुलिस स्टेशन का निज़ाम चेंज हो गया है, और जब इतना बड़ा वाक़या हो गया, एक माँ जाती है कानून के कटहरे में कि मेरी बात सुन लो, मेरे बच्चे को कच्चे के डाकू ले गए हैं, आप FIR काट लें, वो FIR नहीं काटते हैं। उसके बाद फिर रिसोर्सेज लगानी पड़ती हैं। ये भी एक सवालिया निशान है हम सब के लिए। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी।